हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, डायलिसिस किसे कहते हैं। तो जो डायलिसिस टर्म है वो डिराइव करी गई है ग्रीक वर्ड जो कि डाया का मीनिंग होता है थ्रो एंड लाइसिस मीनिंग लूजनिंग या स्प्लिटिंग, किसी चीज को तोड़ना या लूज करना। तो इससे ये वर्ड लिया गया है डायलिसिस। ये क्या होता है डायलिसिस? इट इज अ फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो किडनी के नॉर्मल फंक्शन है, जब किडनी उनको प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उन नॉर्मल फंक्शंस को रिप्लेस करना, वो क्या होगा? डायलिसिस होगा। वेयर द किडनीज रोल ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल इक्विपमेंट, यानी कि एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट होगा, एक मशीन होगी और वो वही फंक्शन करेगी जो नॉर्मल जो किडनी है, एक हेल्दी पर्सन में किडनी का जो फंक्शन होता है वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म करेगी, यानी कि जो एक्सेस वाटर है, सोल्यूट है, टॉक्सिन्स है, उनको रिमूव करने वाला काम करेगी। तो ये प्रोसीजर क्या होगा? डायलिसिस का प्रोसीजर होगा। यानी कि जिन पेशेंट्स में किडनी के फंक्शन हैम्पर है किसी भी कारण से, चाहे वो एक्यूट किडनी इंजरी है या सीकेडी की कंडीशन है, उन कंडीशंस में जो पेशेंट है उनकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, जो टॉक्सिन्स रिमूव होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें डायलिसिस के थ्रू जो है एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट की मदद से या मशीन की मदद से ये सारे काम जो है किए जाते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या है? डायलिसिस है। डायलिसिस इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इन पीपल एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। रैपिड लॉस किस कंडीशन में होता है? AKI की कंडीशन में, एक्यूट किडनी इंजरी की कंडीशन में, या फिर प्रोलॉन्ग्ड और ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे किडनी के फंक्शंस जो है उनमें लॉस हो रहा है, यानी कि जो पेशेंट है वो किसका है? CKD का है, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है। अब डायलिसिस का क्या फायदा होता है? इट इज अ मेजर टू टाइड ओवर एक्यूट किडनी इंजरी बाय टाइम अंटिल अ किडनी ट्रांसप्लांट कैन बी कैरिड आउट। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कोई ऐसा प्रोसीजर तो है नहीं कि अभी किडनी के फंक्शन हैम्पर हुए हैं या CKD का पेशेंट है और तुरंत ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन में और डोनर मिलने में काफी टाइम लगता है, तो उस टाइम तक डायलिसिस जो है वो काफी हेल्पफुल रहता है। डायलिसिस कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो एक बेटर सॉल्यूशन है बजाय के डायलिसिस के। लेकिन फिर भी जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो इतना इजीली नहीं हो सकता। तो डायलिसिस बाय टाइम अंटिल अ किडनी ट्रांसप्लांट कैन बी कैरिड आउट और सस्टेन दोज इनएलिजिबल फॉर इट। जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इनएलिजिबल है उनमें डायलिसिस अच्छा काम करेगा। अब क्या होता है डायलिसिस? किडनी में इन्फ्लेमेशन है या कोई भी किडनी की डिजीज है जिसकी वजह से रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो रखे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, फिल्ट्रेशन करना। तो जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर हम उस पर्सन का अगर डायलिसिस करते हैं तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्लियर अप हो जाएंगे और जो रीनल फंक्शंस हैं वो स्लोली रिगेन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एज एंड हेल्थ कंडीशन, कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसी है, पेशेंट किस डिजीज से सर्वाइव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसी अकॉर्डिंग उसके रीनल फंक्शन रिगेन हो जाएंगे। तो ये डायलिसिस का एक प्रोसीजर होता है। अब हीमोडायलिसिस सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले डायलसेट प्रिपरेशन। हम बार बार पढ़ेंगे कि डायलसेट है, डायलसेट है। ये क्या है? डायलसेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है उसको डायलसेट कहते हैं। इसमें क्या होगा? एसिड कंसंट्रेट, बाइकार्बोनेट एंड डीआयोनाइज्ड वाटर, ये सब कंबाइन करके एक डायलसेट बनाया जाता है। डायलसेट का फंक्शन क्या होता है? ये जो फ्लूइड है ये हेल्प करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में एंड एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने में फ्रॉम द ब्लड बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो मेन जो है जो प्रोसेस है इनके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू अक्रॉस द सेमी परमिएबल डायलेजर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो ऊपर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? डायलसेट है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी जिसके थ्रू ये जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वो होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक एट्रियल लाइन है, एक वीनस लाइन है और एक ड्रेन है। अब ये क्या क्या है? एट्रियल लाइन क्या होगी? एट्रियल लाइन में ब्लड फ्रॉम द पेशेंट फ्लोज थ्रू द एट्रियल लाइन इनटू द डायलिजर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एट्रियल लाइन के थ्रू ब्लड जो है वो आएगा
मशीन मॉनिटर करेगी एट्रियल प्रेशर को एंड डिटेक्ट द एयर लीक्स टू इंश्योर सेफ सर्कुलेशन। कोई एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, उसको ये डिटेक्ट करेगा। फिर डायलाइजर यूनिट कंट्रोल, द डायलाइजर सिस्टम कंट्रोल फ्लो रेट, प्रेशर, कंडक्टिविटी एंड चेक्स फॉर ब्लड लीक्स टू मेंटेन इफेक्टिव एंड सेफ डायलिसिस। तो ये क्या है, डायलाइजर यूनिट कंट्रोल है। फिर एक वीनस लाइन दिखाई दे रही है। वीनस लाइन क्या है कि जब जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जो क्लीन ब्लड है रिटर्न कर पेशेंट में वापस जाएगा, रिटर्न्स टू द पेशेंट थ्रू द वीनस लाइन, वो मॉनिटर विच इज मॉनिटर फॉर प्रेशर एंड पॉसिबल एयर और ब्लड लीक्स। तो यहाँ पे फ्लो रेट कंट्रोल होगा, प्रेशर या ब्लड लीक हो रहा है या एयर लीक हो रहा है, वो सब यहाँ पे जो है इसमें कंट्रोल होगा। जो डायलाइजर कंट्रोल यूनिट है इसमें ये सब कंट्रोल होगा। एट्रियल लाइन के थ्रू जो पेशेंट है, पेशेंट से ब्लड आएगा और जो फिल्टर होके वीनस लाइन के थ्रू जो है वो जो क्लीन ब्लड है वो पेशेंट में रिटर्न बैक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये ड्रेन सिस्टम है। ड्रेन सिस्टम में क्या क्या होगा, जो भी टॉक्सिन है या वेस्ट है, जो भी फिल्ट्रेशन के बाद निकल के आए हैं, वो जो है वो इस ड्रेन सिस्टम के थ्रू फाइनली डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो ये टोटल एक सिस्टम होता है। जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसमें मेन सिस्टम यही होता है कि एक डायलसेट प्रिपरेशन करी जाती है, वो डायलसेट होगा, उसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मेनली दो प्रोसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो है फिल्ट्रेशन होगा। एट्रियल लाइन के थ्रू क्या होगा, जो ब्लड है पेशेंट का वो फ्लो करेगा डायलिजर में, और जो वीनस लाइन है उसके थ्रू क्या होगा, वापस से जो फिल्टर्ड ब्लड है वो पेशेंट में जाएगा और जो भी टॉक्सिन्स हैं वो ड्रेन के थ्रू रिमूव कर दिए जाएंगे। अब इंडिकेशंस क्या है डायलिसिस की, कि किन को हम बोलेंगे कि इन पेशेंट्स का डायलिसिस होना चाहिए। Hemodialysis should be initiated in acute illness in case of severe kidney dysfunction। अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन जो है वो सीवियरली हैम्पर्ड है, एक्यूट किडनी इंजरी हुई है या एक्सट्रीमली लो GFR है, 5 to 9 ml per minute per 1.7 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस एडवाइज करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, कोई हाइपरकैलेमिया है, रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को, तो हम डायलिसिस करवाएंगे। यूरिमिक कॉम्प्लिकेशन कोई भी पेशेंट को आ रही है, एंसिफेलोपैथी है, पेरिकार्डाइटिस है, इंट्रैक्टेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, यानी कि जिनको ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको डिफिकल्ट या नियरली इम्पॉसिबल है क्योर करना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। वॉल्यूम ओवरलोड है पेशेंट को, हाइपरवोलीमिया, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं लाइक पल्मोनरी एडिमा, माल न्यूट्रिशन या फेलियर टू थ्राइव ड्यू टू यूरिमिक स्टेट, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन पेशेंट माल नरिश्ड होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी डायलिसिस एडवाइस करेंगे। टॉक्सिक इंजेक्शंस, माल न्यूट्रिशन यानी कि जो CKD के पेशेंट्स हैं उनमें माल न्यूट्रिशन हो रहा है, नॉर्मल जो माल नरिश्ड है उनमें नहीं। टॉक्सिक इंजेक्शंस व्हेन डायलिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्रोनिक इंडिकेशंस यानी कि CKD का पेशेंट है, स्टेज 5 है, EGFR उसका काफी कम है, 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम है, विद सिम्टम्स या साइन पेशेंट को आ रहे हैं, यानी कि EGFR तो कम है ही है, साथ में पेशेंट को सिम्टम्स भी ऐसे आ रहे हैं यूरिमिक, तो उस कंडीशन में प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशनल डिटेरियोरेशन डिस्पाइट थेरेपी चल रही है लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रिशनल डिटेरियोरेशन पेशेंट का हो रहा है, तो उन कंडीशंस में डायलिसिस एडवाइस करेंगे। अब यहाँ पे गाइडलाइन है नेशनल किडनी फाउंडेशन की, किडनी डिजीज आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव। उन्होंने गाइडलाइन दी है 2015 में फॉर हीमोडायलिसिस एडुकेसी। पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट विद CKD स्टेज 4 या 5 जिनका GFR नियरली और लेस देन है 30 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, और those nearing the need for dialysis should be informed about renal failure, treatment options like hemodialysis, home or in center, peritoneal diagnosis, kidney transplant and conservative management। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्होंने जो गाइडलाइन दी उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया पेशेंट की काउंसलिंग, यानी कि जो पेशेंट CKD के हैं, स्टेज 4 है, स्टेज 5 है,
और पेशेंट्स को साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को प्रॉपर हमने इन्फॉर्म करना है। रीनल फेलियर हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। हीमोडायलिसिस हो सकता है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है, और तब तक के लिए क्या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहेगी, उनके फैमिली मेंबर्स को, केयर गिवर्स को भी इन सब चीजों के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। डायलिसिस इनिशिएशन क्राइटेरिया, कैसे, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम डायलिसिस इनिशिएट करेंगे। स्टार्ट मेंटेनेंस डायलिसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। प्रूराइटिस है, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, सीरोसाइटिस है, पेशेंट को कोई भी सीरस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन है, लाइक प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, कोई भी सीरस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन पेशेंट को हो रही है, वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इश्यूज आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव माल न्यूट्रिशन आ रहा है डिस्पाइट डाइटरी मेजर्स, और कोग्निटिव इम्पेयरमेंट पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो तब हम क्या करेंगे, डायलिसिस शुरू करवाएंगे। फंक्शन वर्सेस सिम्टम्स शुड नॉट बी इनिशिएटेड सोनली बेस्ड ऑन किडनी फंक्शन इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। यहाँ पे क्या उन्होंने गाइडलाइन में मेन बात कही कि जो डायलिसिस है वो ऐसे ही शुरू नहीं करना चाहिए कि हम ओनली देखें कि किडनी फंक्शंस देख के हमने डायरेक्टली डायलिसिस पेशेंट को एडवाइस कर दिया और शुरू करवा दिया, और पेशेंट को सिम्टम्स कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो जो क्लिनिकल असेसमेंट है वो भी पेशेंट की हमने करनी है कि इस पेशेंट को कब हमने डायलिसिस शुरू करना है। तो डायलिसिस के लिए ऐसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि अगर इतना यूरिया, इतना क्रेटिनिन हुआ तो हम डायलिसिस शुरू कर देंगे, या फिर पेशेंट का EGFR इतना हुआ तो, मतलब पेशेंट को सिम्टम भी देखने हैं हमने, सिम्टम क्या आ रहे हैं, पेशेंट की जो CKD की स्टेज क्या चल रही है, या फिर यूरिया क्रेटिनिन लेवल, सब चीजों को ओवरऑल इवेलुएट करके ही पेशेंट को डायलिसिस के लिए एडवाइस करना है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है डायलिसिस की। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनएबिलिटी टू सिक्योर वस्कुलर एक्सेस, की वस्कुलर एक्सेस ही पेशेंट की सिक्योर नहीं हो पा रही है, कोई एट्रियोवेनस फिस्टुला या कैथेटर है वो सिक्योर नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वहां पे डायलिसिस नहीं करवाएंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में डिफिकल्ट वस्कुलर एसेस है, मॉडर्न टेक्निक्स कैन हेल्प एस्टेब्लिश और साल्वेज एसेस इन पेशेंट्स विद एक्सटेंसिव वस्कुलर डिजीज, यानी कि काफी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो वस्कुलर एसेस है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पेशेंट को निडल फोबिया है या फिर एवर्जन है कंप्लीट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को या फिर नर्सिंग इनकरेजमेंट करा के पेशेंट को जो है हम निडल फोबिया पेशेंट का थोड़ा कम कर सकते हैं और जो वस्कुलर एसेस है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कार्डियक फेलियर की कंडीशन में कोई कोगुलोपैथी है, सीवियर कोगुलोपैथी कॉम्प्लिकेट कर देगी एंटीकोगुलेशन इन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट क्या है, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, कॉर्पोरियल मीन्स बॉडी, एंड सर्किट मीन्स एक क्लोज पाथवे। तो एक जो क्लोज पाथवे आउटसाइड द बॉडी जो कि डायलिसिस के टाइम पे बनता है, वो उसमें सीवियर कोगुलोपैथी अगर है पेशेंट को तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, बार बार कोगुलेशन वहां पे होता रहेगा ब्लड का, तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब कंडीशंस में डायलिसिस को कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे हम। अब हमने डायलिसिस वर्ड तो पढ़ लिया कि डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करने वाली एक मशीन है, या फिर डायलसेट या डायलजर हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम ब्लड को फिल्टर करेंगे। अब इस डायलिसिस के टाइप कितने हैं, 3 टाइप्स मेनली हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT फॉर ICU अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए। पैटर्न्स ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये पैटर्न अलग अलग है, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग मोडेलिटीज यूज करी जाती हैं। लाइक इन जापान लॉन्गर डायलिसिस सेशन होते हैं विद स्लोअर ब्लड फ्लो रेट्स, ये कॉमनली प्रैक्टिस जापान में किया जाता है। हांगकांग में और मेक्सिको में पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो प्रीडोमिनेंट मोडेलिटी है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में होम डायलिसिस इज वाइडली यूटिलाइज्ड। इंडिया में क्या है, इन सेंटर हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमनली जो है प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जो अवेयरनेस है या फिर अडोप्शन है जो होम हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस है उसके लिए भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी मेजरली जो क्या है, इन सेंटर हीमोडायलिसिस ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स करवाते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस, डिसीजन बैलेंस, dialysis should start after weighing the risk of early initiation,
रिस्क क्या क्या हो सकते हैं अर्ली इनिशिएशन के, इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी पेशेंट को देखिएगा इन्वेजिव प्रोसीजर कोई भी पेशेंट है सबसे पहले शुरू करवाने से हिचकिचाते हैं, तो इन्वेजिव प्रोसीजर है डायलिसिस वाला। और लेट इनिशिएशन अगर करेंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है पेशेंट का, मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो हमने ये देखना है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के डायलिसिस एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। नो फिक्स लेवल्स, कोई स्पेसिफिक यूरिया या क्रेटिनिन लेवल्स ऐसे नहीं हैं जिनको हम देख के डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। डिसीजन डिपेंड करेगा जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसके रीनल फंक्शंस पे और उसके सिम्टम्स पे। प्रोग्रेशन टू एंड स्टेज रीनल डिजीज, even with good CKD management, dialysis is usually needed when EGFR falls below 20 और रैपिड डिटोरियोरेशन हो रहा है पेशेंट का, यानी कि सीकेडी की मैनेजमेंट प्रॉपर चल रही है पेशेंट की, लेकिन फिर भी डायलिसिस एडवाइस किया जाता है अगर EGFR पेशेंट का काफी डाउन जा रहा है या फिर जो रैपिड डिटोरियोरेशन हो रहा है पेशेंट का टू एंड स्टेज रीनल डिजीज विद इन अ ईयर, तो उस कंडीशन में डायलिसिस एडवाइस करेंगे। लेट स्टार्ट अवॉइड करना है कि हम वेट करते रहें कि सीवियर यूरेमिक सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को तो ही हम डायलिसिस शुरू करेंगे, उनकी वजह से क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन और हायर मोर्टेलिटी हो सकती है। कंपेयरिंग करंट ईटिंग एंड एक्टिविटी लेवल्स विद 6 to 12 months ago कैन हेल्प डिटेक्ट डिक्लाइन अर्ली, तो ये हमने कंपेयर कर लेना है उसका ईटिंग और एक्टिविटी लेवल जो पिछले 6 से 12 मंथ का है वो कंपेयर करके फिर हमने स्टार्ट करना है और लेट स्टार्ट को अवॉइड करना है। हेल्दी स्टार्ट कंसेप्ट, स्टार्टिंग डायलिसिस बिफोर सीवियर सिम्टम्स इम्प्रूव्स द सर्वाइवल बट स्टार्टिंग टू अर्ली एड कॉस्ट एंड प्रोसीजरल बर्डन विदाउट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जब हमें जरूरत है तभी डायलिसिस शुरू करना है। बहुत जल्दी शुरू करने से एक तो पेशेंट को कॉस्ट प्रोसीजर की ऐड हो जाएगी, प्रोसीजर का बर्डन होगा कि भाई अब प्रोसीजर करवाने जाना है, साथ में कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, और अर्ली इनिशिएशन के काफी सारे साइड इफेक्ट भी हैं, लाइक इन्फेक्शन है वो पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के साथ क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, यानी कि 1996 के आसपास क्या था, ओनली 13% पेशेंट्स जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था डायलिसिस व्हेन देयर किडनी फंक्शन वाज स्टिल रिलेटिवली बेटर, EGFR उनका 10 से ज्यादा था। 2010 के आसपास 43% पेशेंट्स उन्होंने डायलिसिस अर्लियर स्टार्ट कर दिया था एट ए हायर EGFR लेवल्स बिफोर किडनी हैड फेल्ड कंप्लीटली, यानी कि अर्ली स्टेज में उन्होंने शुरू कर लिया था 43% पेशेंट्स ने, लेकिन 2015 तक आते आते ये नंबर ड्रॉप किया अप टू 39%, यानी कि कुछ 43 से 39 हो गया, तो कुछ कम पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है। और जो ओवर टाइम क्या देखने को मिला है इस पैटर्न से कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डायलिसिस अर्लियर शुरू कर दिया है एट हायर किडनी फंक्शन बट लेटर रियलाइज्ड इट माइट नॉट ऑलवेज बी नेसेसरी सो द रेट कम्स डाउन स्लाइटली आफ्टर 2010, यानी कि यहाँ पे हमने 13% से 43% पर जाते देखा ग्राफ, तो डॉक्टर्स को उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि अर्ली जो है डायलिसिस करना ठीक रहता है, लेकिन लेटर ये रियलाइज किया कि इतना ज्यादा भी नेसेसरी नहीं है कि जब अच्छे किडनी फंक्शंस चल रहे हैं और उसी टाइम पे डायलिसिस स्टार्ट करना, तो इसीलिए ये नंबर 2015 तक 43% से 39% तक आया है। Mortality is higher in dialysis patient, especially younger ones, mainly due to cardiovascular and infection causes. Cardiovascular 40% केसेस देखने को मिलते हैं ओवरऑल, एंड इन्फेक्शन की वजह से 10% केसेस। हार्ट प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में क्यों होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, फ्लूइड शिफ्ट होता है, वस्कुलर कैल्सिफिकेशंस हो जाती हैं किन्हीं पेशेंट्स में, एंड कार्डियोवस्कुलर स्ट्रेस ड्यूरिंग द डायलिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया है शार्प स्टडी। शार्प स्टडी क्या है, ये एक स्टडी हुई थी जो कि स्पॉन्सर करी गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो शार्प की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी ऑफ हार्ट एंड रीनल प्रोटेक्शन, यानी कि उन्होंने स्टडी करी थी 9000 से ज्यादा सीकेडी के पेशेंट्स में। उन्होंने सीकेडी के पेशेंट्स पर जब स्टडी की तो उन्होंने टेस्ट मतलब एक ट्रायल जो टेस्ट किया, एक ड्रग दी सिम्वास्टेटिन 20 mg प्लस एजिटिमाइब 10 mg, ये ड्रग जो है उन्होंने साथ में सीकेडी के पेशेंट्स को दिया। तो ये ड्रग से उनको क्या रिजल्ट मिले, उनको मिला कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेजर वस्कुलर इवेंट्स विदाउट इंप्रूविंग किडनी फंक्शन, यानी कि अगर ये
ड्रग पेशेंट की शुरू करी गई हैं, तो जो उनके मेजर वस्कुलर इवेंट्स हैं यानी कि कार्डिक प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को कम हुई एज कंपेयर टू विदाउट स्टार्टिंग द ड्रग। तो कार्डिक प्रॉब्लम पेशेंट को कम हुई, लेकिन किडनी फंक्शन में उसका कोई अलग से इम्प्रूवमेंट नहीं आया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये स्टडी हुई थी उसमें सीकेडी के पेशेंट्स को सिम्वास्टेटिन और एजिटिमाइब शुरू करी गई थी ड्रग, जिसकी वजह से जो हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर डेथ या ये रिस्क जो है पेशेंट को, उनमें 17% रिडक्शन देखने को मिली। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन एंड रास इनहिबिटर्स आर एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हार्ट रिस्क। हाइपरटेंशन मेन कोज भी होता है और वर्स भी करता है सीकेडी के पेशेंट्स को, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज। द फर्स्ट 3 months आफ्टर स्टार्टिंग द डायलिसिस हायर डेथ रिस्क होता है, मेनली ड्यू टू सेंट्रल लाइन कॉम्प्लिकेशन। सेंट्रल लाइन की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लीडिंग या कैथेटर माल फंक्शन हो सकता है, एंड एग्जिस्टिंग इलनेस है कोई पेशेंट को, जिसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आ सकती है। इसीलिए जो टीम बेस्ड केयर है वो पेशेंट की होनी चाहिए, और फर्स्ट 3 month में हायर जो है डेथ रिस्क इसीलिए देखने को मिलता है, तो वहां पे पेशेंट की केयर प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं तीनों जो हमने टाइप्स पढ़े हैं उनको वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? इसमें एक डायलिजर यूज होता है जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो सेपरेट करेगी ब्लड को डायलिसिट से। सोल्यूट्स लाइक यूरिया, क्रेटिनिन वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगे फ्रॉम ब्लड में, क्योंकि उनकी हायर कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि वो फिल्टर आउट हो नहीं रहे हैं किडनी के फंक्शन हैम्पर होने की वजह से। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट्स मूव करेंगे, तो ब्लड से यूरिया और क्रेटिनिन मूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टू द डायलिसिट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा? रिमूव एक्सेस फ्लूइड बाय क्रिएटिंग ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ग्रेडियंट। जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके जो एक्सेस फ्लूइड है उसको भी रिमूव कराया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो सोल्यूट्स है ना उनको ड्रैग करके बाहर निकाला जाता है। कन्वेक्शन कैरीज सोल्यूट्स अलोंग विद द मूविंग फ्लूइड ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एडिंग रिमूवल ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स। उनको ड्रैग करके जो फ्लूइड के साथ बाहर निकालेंगे तो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी बाहर आ जाएंगे। द प्रोसेस मिमिक्स किडनी फंक्शन बाय क्लियरिंग द वेस्ट एंड मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये हीमोडायलिसिस है। एक डायलिजर होगा, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा, उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो कि यूरिया है, क्रेटिनिन है, हायर कंसंट्रेशन में कहाँ पे होंगे? ब्लड में होंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो फिल्टर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू मूव करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, कन्वेक्शन होगा, और ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या मिमिक करता है? किडनी के फंक्शन को मिमिक करता है, क्योंकि किडनी का नॉर्मल फंक्शन भी तो यही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्लियर करना और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। क्या प्रिपरेशन करनी है? हॉस्पिटल एडमिशन कराना है पेशेंट का, क्योंकि डायलिसिस की वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जो क्रोनिक यूरीमिया पेशेंट होते हैं उनमें 25% अप्रोक्स कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, इसलिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। वस्कुलर एसेस होना चाहिए। जो डिजिटल एवी फिस्टुला प्रेफर है लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस के लिए। अगर लॉन्ग टर्म तक हीमोडायलिसिस चलना है तो बेटर है कि एवी फिस्टुला वहां पे एस्टेब्लिश करा जाए। अल्टरनेटिव एसेस सिंथेटिक ग्राफ्ट हम कर सकते हैं, या टनल सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज करे जा सकते हैं जब जो सुपरफिशियल वेन है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। परमानेंट कैथेटराइजेशन इज रिजर्व्ड फॉर पेशेंट्स विद नो वायबल पेरिफेरल वास्कुलर ऑप्शंस। होम हीमोडायलिसिस कंसिडरेशंस, वहां पे हमने लीगल रेस्ट्रिक्शंस वहां पे कुछ हैं, तो वहां की जिस भी स्टेट में हो रहा है या जिस भी कंट्री में हो रहा है वहां की सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो चेक कर लेनी चाहिए पहले कि हीमोडायलिसिस जो है होम पे कंटिन्यू करने से पहले वहां की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। अगर होम पे शुरू करवा रहे हैं तो जो होम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी कि
साउंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डैम्पनेस, मोल्ड और एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, अलोंग विद स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी और एडुकेट वाटर सप्लाई वहां पे होनी चाहिए। डायलिसिस यूटिलिटीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी ड्रेन के थ्रू वेस्ट आएगा उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अच्छे से मैनेज करना है, वेस्ट वाटर भी निकलेगा, डायलिसिट भी निकलेगा, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो ये सारी प्रिपरेशन हीमोडायलिसिस से पहले करनी है। अब प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या होगा, वस्कुलर एसेस। टेम्परेरी तो क्या करते हैं, डबल ल्यूमन कैथेटर होता है, इंटरनल जुगुलर वेन या फिमोरल या सबक्लेवियन, यहाँ पे हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, एवी फिस्टुला मोस्टली प्रेफर किया जाता है, एवी ग्राफ्ट भी कर सकते हैं या टनल्ड कैथेटर यूज कर सकते हैं। एवी फिस्टुला क्या है, सर्जिकली क्रिएट किया जाएगा एक कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यूजुअली इन द आर्म। ये क्या करेगा, हाई ब्लड फ्लो को अलाउ करेगा, सुटेबल फॉर रिपीटेड हीमोडायलिसिस, यानी कि पेशेंट का वीकली 3 बार डायलिसिस हो रहा है तो वहां पे ये काफी सुटेबल रहेगा। कंसिडर द प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म वस्कुलर एसेस बिकॉज इट हैज ए लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लॉटिंग कंपेयर टू द कैथेटर्स। इट रिक्वायर्स टाइम, जब ये फिस्टुला जब बनाएंगे तो इसको टाइम चाहिएगा 4 to 6 वीक का मैच्योर करने के लिए। मतलब कि इसको जब फिस्टुला क्रिएट करते हैं तो 4 से 6 वीक के बाद ही इसको यूज कर सकते हैं डायलिसिस के लिए। एक डायल्जर होगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डायलसेट की कंपोजिशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, देखो एट्रियोवेनस फिस्टुला फर्स्ट डायग्राम में है। यहाँ पे ये है रेड कलर में आर्टरी, ये क्या है, वेन है। ये आर्टरी अलग थी, वेन अलग थी, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या किया है, ये एवी फिस्टुला जनरेट किया है, और जिसको 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है मैच्योर करने के लिए, फिर इसको हम यूज कर सकते हैं डायलिसिस के लिए। यहाँ पे ये लाइन है, ये फ्रॉम डायलिसिस मशीन है और ये टू डायलिसिस मशीन है, ठीक है। ये फर्स्ट वन इज एवी फिस्टुला का डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, ये ग्राफ्ट है, तो यहाँ पे ये ग्राफ्ट का कनेक्शन, यानी कि इनमें दोनों में एनास्टोमोसिस ना करके एक ग्राफ्ट इंसर्ट कर दिया हमने, यहाँ ये आर्टरी से लेके वेन तक ये ग्राफ्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इस ग्राफ्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो होगा। नेक्स्ट टनल सेंट्रल वेनस कैथेटर, ये यहाँ पे कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया गया है, कैथेटर की टेल है, ये कैप है, और इस तरीके से यहाँ पे ये कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो ये सारे ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हीमोडायलिसिस, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टिपिकली 3 सेशंस पर वीक होते हैं और पर सेशन में कितना टाइम लगता है, 3 to 5 आवर ईच सेशन। ब्लड फ्लो रेट क्या रहती है, 300 to 500 ml पर मिनट, और डायलसेट का फ्लो रेट क्या रहता है, 500 to 800 ml पर मिनट। एडिकेसी मेजर करी जाती है इस फॉर्मूला से KT/B, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 पर सेशन है या फिर URR ग्रेटर देन 65% है, ये क्या है, एडिकेसी मेजर करनी है कि हाउ इफेक्टिव ए हीमोडायलिसिस सेशन इज एट रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, की कितना इफेक्टिव रहा कोई भी सेशन, कोई भी एक, मान लो एक सेशन लिया है पेशेंट ने हीमोडायलिसिस का, तो वो कितना इफेक्टिव रहा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, के क्या डिनोट कर रहा है, डायल्जर क्लियरेंस ऑफ यूरिया, कि कितना यूरिया पर मिनट रिमूव हुआ है, एंड टी क्या है, ड्यूरेशन डायलिसिस की कितनी है, टाइम, वो टाइम क्या है। वी से क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, रफली जो पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है, और ये वैल्यू अगर आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2, इसका मतलब है कि एडुकेट डायलिसिस पेशेंट का हो गया है, कि जो वेस्ट है वो एडिकेटली ब्लड से रिमूव हो गए हैं। या फिर URR ग्रेटर देन 65% हमने ऊपर पढ़ा, तो URR क्या है, यूरिया रिडक्शन रेशियो, परसेंटेज डिक्रीज इन द ब्लड यूरिया बिफोर वर्सेस आफ्टर डायलिसिस हम कंपेयर करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 65% है, यानी कि सफिशिएंट यूरिया रिमूवल पेशेंट में हुआ है, तो कोई भी सेशन होगा उसके बाद हम ये सेशन देखेंगे कि वो सेशन कितना इफेक्टिव रहा, यानी कि हीमोडायलिसिस के सेशन के बाद वेस्ट ब्लड से रिमूव हुए कि नहीं हुए, वो कितना सफिशिएंट रहा। तो ये देखेंगे हम इन दो चीजों से, URR और KT/B, अगर ग्रेटर देन 1.2 पर सेशन है, यानी कि सफिशिएंट जो है एडिकेट डायलिसिस पेशेंट का हुआ है।
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन, क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है कि रैपिड ऑस्मोटिक शिफ्ट हो, सेरिब्रल एडिमा, हेडेक, सीजर्स पेशेंट को आ सकते हैं, एरिथमियाज, हीमोलाइसिस या एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म बहुत रेयर देखने को मिलता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्रोनिक में क्या होगा? वस्कुलर एसेस इन्फेक्शन या थ्रोम्बोसिस की जो वस्कुलर एसेस एस्टेब्लिश करी थी उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है कहीं पे वो और एक्सेलरेट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? एमाइलोइडोसिस हो सकता है, यानी कि एक डिसऑर्डर होता है जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन होने लग जाता है एमाइलोइड प्रोटीन का टिश्यू में, ऑर्गन्स में, जिससे वो उन टिश्यूज या ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शंस को हैम्पर करने लग जाता है। मालन्यूट्रिशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और सीकेडी रिलेटेड बोन डिजीज हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हीमोडायलिसिस की हो सकती है। नेक्स्ट हमने देखना है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है सेकंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, एक पेरिटोनियल कैथेटर लगाया हुआ है, ड्रेन के थ्रू वेस्ट निकलेगा और जो डायलिसेट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर करने के लिए है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है एज ए नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने क्या पढ़ा था हीमोडायलिसिस में कि डायलिसेट के थ्रू फिल्टर हो रहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज करेंगे जो सेपरेट करेगी ब्लड को डायलिसेट से। अब डायलिसेट को इंस्टिल कर दिया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में थ्रू ए कैथेटर। यहाँ पे एक कैथेटर लगा हुआ है ना, तो पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट को इंस्टिल कर दिया जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक यूरिया, क्रेटिनिन एंड एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स ये मूव करेंगे फ्रॉम द ब्लड टू डायलिसेट, क्योंकि ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन हाई होगी, डायलिसेट में लो कंसंट्रेशन होगी, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये मूव करेंगे। एक्सेस जो फ्लूइड है वो कैसे रिमूव करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू यूजिंग ग्लूकोज और अदर ऑस्मोटिक एजेंट जो डायलिसेट में होंगे। आफ्टर ए ड्वेल टाइम डायलिसेट कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड उसको ड्रेन कर दिया जाएगा ड्रेन के थ्रू, completing the exchange. This process can be repeated several times in a day. डे में भी रिपीट कर सकते हैं several times, जिसको CAPD में हम पढ़ेंगे। और ओवरनाइट अगर इसको कर रहे हैं ऑटोमेटेड वे में तो APD बोलेंगे उसको। तो ये सारा पेरिटोनियल डायलिसिस है, यानी कि यहाँ पे क्या किया? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज किया, पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट इंस्टिल किया और फिर वहां से फिल्ट्रेशन होके जो ड्रेन है उसको रिमूव कर दिया। ये दो टाइप का होता है, एक CAPD और एक APD। CAPD क्या है? कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि ये कंटिन्यूअस होगा और क्या होगा? एम्बुलेटरी होगा, पेशेंट यहाँ पे मूव कर सकता है इस डायलिसिस के दौरान। और मैनुअल एक्सचेंज करेगा पेशेंट, इसमें एवरेज ऑन एन एवरेज 4 टाइम्स पर डे एक्सचेंज करेगा। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा? ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। साइकिल परफॉर्म एक्सचेंज एट नाइट्स। साइक्लर, जो भी मशीन होगी उसमें जो साइक्लर होगा वो एक्सचेंज परफॉर्म करेगा, यहाँ पे पेशेंट को मैन्युअली एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इनको डिटेल में हम देखते हैं। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस CAPD। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? इज अ टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म्ड मैनुअली बाय द पेशेंट। पेशेंट क्या करेगा? 3 to 5 टाइम्स फ्लूइड एक्सचेंज करेगा पर डे, प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे जितना भी डॉक्टर ने लिखा है। ईच एक्सचेंज में क्या होगा? ड्रेनिंग द यूज्ड डायलिसेट कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, उनको रिमूव करेगा। इन्फ्यूजिंग फ्रेश डायलिसेट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू ए कैथेटर। कैथेटर के थ्रू जो फ्रेश डायलिसेट है उसको इंस्टिल करेगा और जो फिल्टर आउट होके आ गया है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालेगा। CAPD में पेशेंट रिमूव करेगा यूज डायलिसेट मैनुअली, मतलब खुद करेगा मैनुअली, बाय ड्रेनिंग इट थ्रू अ कैथेटर इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। एक पेरिटोनियल कैथेटर होता है, वो कनेक्ट करेगा पेरिटोनियल कैविटी में टू अ ड्रेन बैग। पेशेंट ओपन करेगा एक क्लैंप और कनेक्शन अलाउिंग ग्रेविटी टू लेट द यूज्ड डायलिसेट फ्लो आउट इनटू द बैग।
ठीक है, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू ही जो डायलसेट है वो जो यूज्ड हो चुका है वो वापस से बैग में आ जाएगा। एक बार फुली ड्रेन जब कर लिया तो फ्रेश डायलसेट है कैथेटर के थ्रू इंस्टिल कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट एक्सचेंज। और ये प्रोसेस दिन में 3 से 5 टाइम जो है पेशेंट को करना पड़ेगा और यूजुअली टेकिंग 30 to 40 मिनट पर एक्सचेंज। लेकिन पेशेंट इसमें मूव कर सकता है, एक एक्सचेंज करके पेशेंट अपने डेली जो काम है वो कर सकता है, मूव कर सकता है। वेस्ट रिमूवल अकर्स कंटिन्यूअसली बाय डिफ्यूजन एंड फ्लूइड रिमूवल अकर बाय ऑस्मोसिस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम है। मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। सीएपीडी अलाउज द पेशेंट टू रिमेन एम्बुलेटरी एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विदाउट needing a dialysis machine. This dual time of dialysate in the peritoneal cavity allows gradual and gentle removal of toxins and fluid. ठीक है, अब है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होगा, पेशेंट सो जाएगा और रात में ऑटोमेटिक एक्सचेंज होता रहेगा, पेशेंट को नहीं करना पड़ेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इन विच अ मशीन ऑटोमेटिकली परफॉर्म मल्टीपल डायलिसेट एक्सचेंज। जैसे कि 3 से 5 पेशेंट को करने पड़ रहे थे ना सीएपीडी में, यहाँ पे क्या होगा, मशीन कर देगी खुद से एक्सचेंज ओवरनाइट और पेशेंट जो है वो सोता रह सकता है। दिस मेथड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द डे एंड कैन प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉर द पेशेंट, क्योंकि रात को पेशेंट सो जाएगा, उस टाइम पे एक्सचेंज होके डायलिसिस होता रहेगा और पेशेंट को दिन में जो है हैम्पर नहीं होना पड़ेगा और मैनुअली भी काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। एडवांटेज इसकी क्या है, पेशेंट ऑटोनॉमी, होम बेस्ड है, बेटर हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, गुड फॉर कार्डियक डिसफंक्शन या चिल्ड्रन, नो नीड फॉर सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन, पेशेंट को कोगुलेटिंग एजेंट नहीं देना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ रेजिडुअल रीनल फंक्शन लॉन्गर देन हीमोडायलिसिस। कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, पेरिटोनियल कैविटी को यूज कर रहे हैं पेरिटोनियम को तो पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमनली हो सकता है, और कैथेटर टनल या एग्जिट साइट पे इन्फेक्शन हो सकती है। कोई भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरट्राइग्लाइसरीडीमिया, वेट गेन हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज होता है डायलसेट में, मैकेनिकल कोई हर्निया हो सकता है, लीक हो सकता है, बैक पेन, लॉन्ग टर्म इनकैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस हो सकता है। मतलब ये क्या है, इनकैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब फाइब्रोज्ड हो जाएगा, जो पेरिटोनियम है वो थिकंड और फाइब्रोटिक हो जाएगी, फॉर्मिंग ए कोकून। कोकून यानी कि फाइब्रस या थिकंड पेरिटोनियल टिश्यू है और वो इंटेस्टिन्स के अराउंड रैप करेगा और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। अब थर्ड वन इज कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CRRT। अब इसमें क्या होगा, क्रिटिकली इल जो पेशेंट है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स हैं, उनमें ये की जाती है। इसमें 3 मोडेलिटी मेनली यूज करी जाती है। फर्स्ट वन इज CVVH, दैट इज हीमोफिल्ट्रेशन, CVVHD हीमोडायलिसिस, CVVHDF यानी कि हीमोडायफिल्ट्रेशन। ये स्लोवर सोल्यूट या फ्लूइड रिमूवल होगा कंपेयर टू इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस। अब ये तीनों क्या हैं, कंटिन्यूअस वीनस हीमोफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, रिमूव द सोल्यूट्स मेनली बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी कि ड्रैग करेगा, सोल्यूट ड्रैग्ड विद फ्लूइड, यूज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर फ्लूइड रिमूवल। तो इसमें जब ड्रैग करके सोल्यूट्स को हम निकालते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो इफेक्टिव फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस वीनस हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होगा, सोल्यूट मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस से रिमूव करे जाएंगे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे डायलसेट में। फ्लूइड रिमूवल पॉसिबल बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे स्मॉल सोल्यूट्स है लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, उनको रिमूव करा जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस वीनस हीमोडायफिल्ट्रेशन। इसमें दोनों होंगे, कन्वेक्शन भी होगा एंड डिफ्यूजन भी होगा, तो स्मॉल और मीडियम साइज के लार्ज मॉलिक्यूल्स दोनों इसमें रिमूव हो जाएंगे। अब जैसा कि इसके नाम में है कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यू होगी यूजुअली 24 आवर्स अ डे, अनलाइक इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस। इंटरमिटेंट ये नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, स्लो है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डायलिसिस है फॉर पेशेंट्स विद AKI, स्पेशली दोज हु आर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये मेंटेन करेगा फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, वाइल ग्रेजुअली रिमूव करेगा वेस्ट को। इसमें 3 टेक्निक हमने पहले पढ़ ली हैं। क्रिटिकली जो इल पेशेंट होंगे जिनमें सीवियर फ्लूइड ओवरलोड है, रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन है, उनमें ये इंडिकेटेड है। प्रोवाइड्स जेंटलर फ्लूइड एंड सोल्यूट रिमूवल, रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग टॉलरेंस इन अनस्टेबल पेशेंट्स।
अब यहाँ पे तीनों टाइप हमने पढ़ लिए हैं। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, स्पेशल क्लिनिकल पॉइंट्स। या टाइमिंग फॉर डायलिसिस इनिशिएशन, किस टाइम इनिशिएट करना है। तो हमने पढ़ा था कि कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन ईजीएफआर ओनली उसको देख के हम डायलिसिस शुरू नहीं करेंगे। पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे, यूरिया क्रेटिनिन देखेंगे, जीएफआर देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, सबको देख के तब डिसाइड किया जाएगा। एंटीकोगुलेशन हिपेरिन कॉमनली यूज करा जाता है हीमोडायलिसिस में, और सिट्रेट यूज किया जाता है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। वैक्सीनेशन, जितने भी डायलिसिस पे पेशेंट होंगे उनको पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, एचबीवी, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल, क्योंकि फिर पेशेंट जो है इन इन्फेक्शन से सफर नहीं करेगा। मोर्टेलिटी, डायलिसिस इम्प्रूव द सर्वाइवल बट आउटकम जो है वो इंफीरियर है एज कंपेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट इज ए बेटर ऑप्शन, लेकिन डोनर मिलना, किडनी मिलना वो भी एक बड़ी बात है। तो इसीलिए सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए डायलिसिस प्रेफर किया जाता है। कंपैरिजन यहाँ पे एक टेबल के थ्रू शो करी गई है हीमोडायलिसिस में, पेरिटोनियल डायलिसिस में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हीमोडायलिसिस क्या है, हॉस्पिटल या सेंटर पे मोस्टली किया जाता है। पेरिटोनियल होम पे भी कर सकते हैं। पेरिटोनियल के दो टाइप हैं, सीएपीडी है, एपीडी है। इसकी फ्रीक्वेंसी हीमोडायलिसिस की 3 टाइम्स पर वीक रहती है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं सारा। अब टेक होम पॉइंट्स क्या है कि डायलिसिस इंडिकेट करा जाता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीनल फेलियर, यानी कि सीवियर किडनी फंक्शन जो है हैम्पर हो रहे हैं पेशेंट के, तब डायलिसिस इंडिकेट है। हीमोडायलिसिस में क्या है, डिफ्यूजन प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम को एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। किसी भी हीमोडायलिसिस के सेशन की एडिक्वेसी हम किससे मेजर करेंगे, KT/B और URR से। कॉमनेस्ट हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हाइपोटेंशन, और पेरिटोनियल की पेरिटोनाइटिस हो सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट रिमेन द बेस्ट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बट डायलिसिस इज क्रूशियल ब्रिज एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शन, क्योंकि सबको डोनर या किडनी मिलना आसान नहीं है। तो इसीलिए डायलिसिस क्या है, क्रूशियल ब्रिज है और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हमने डायलिसिस को कंप्लीट पढ़ लिया है। डायलिसिस के जो 3 टाइप हैं उनको भी हमने 1 बाय 1 देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।